बात करेंगे एमपी में अब बच्चों के स्कूल बैग का वजन कम होगा। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। दरअसल क्लासेस के हिसाब से उनके बैग का वजन तय किया जाएगा और ज्यादा वजन होने पर स्कूल पर कार्रवाई भी की जाएगी। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिससे कि बच्चों का न सिर्फ शैक्षणिक विकास, उनकी मानसिक स्तर को बढ़ावा दिया जाए रेनू, बल्कि बच्चों के बैग का वजन कम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारी भरकम वजन ढोने से शारीरिक विकास पर भी ये एक अंकुश जैसा है। बिल्कुल आशीष, और बच्चे जब स्कूल जाते हैं, भारी भरकम वजनी बैग लेकर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं और थकान की वजह से पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बच्चों के लिए। और ये भी एक बहुत फायदेमंद रहेगा कि अगर स्कूल बैग का वजन कम रहेगा तो बच्चे शारीरिक रूप से थकेंगे नहीं और क्लास में मन से पढ़ाई कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ शिक्षा विभाग ने ये जो फैसला लिया है, ये निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है, जिससे कि न सिर्फ बच्चों के शारीरिक विकास में जो भारी भरकम बैग बाधा बन रहे हैं उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा, बल्कि आगे की स्थिति उन्हें और बेहतर से दिखाई देगी और भारी भरकम बैग से छुटकारा मिलेगा। और शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइंस में क्या खास है, बच्चों का बस्ता हल्का होने जा रहा है कैसे, आइए समझाते हैं आपको। पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के बैग का वजन 1 किलो 600 ग्राम कुछ या फिर 2 किलो के आसपास तक होगा। तीसरी चौथी पांचवी कक्षा के बच्चों के बैग का वजन 1 किलो 700 ग्राम से 2.5 किलो तक का होगा और छठवीं सातवीं के बच्चों का बैग का वजन 2 किलो से 3 किलो तक होगा। और 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के बस्तों का वजन 2.5 किलो से 4.5 किलो तक, और सभी सरकारी निजी स्कूल्स के नोटिस बोर्ड पर इन बैग्स का, इन बस्तों का जो वजन है उसका एक चार्ट बाकायदा लगाया जाएगा। कक्षा दूसरी तक के छात्रों को होमवर्क न दिया जाए, इसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। और साथ ही कक्षा 3 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को हर सप्ताह 2 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्रों को हर दिन 1 घंटे से ज्यादा होमवर्क नहीं दिया जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को हर दिन 2 घंटे का होमवर्क होगा। और ये आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। टाइम टेबल कुछ ऐसा तैयार किया जाएगा कि हर रोज हर कॉपी, हर किताब न लाना पड़े। 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को वर्कबुक या कॉपी स्कूल में रखने की व्यवस्था की जाए ताकि वे स्कूल में ही उसे रख सके। बिल्कुल, कंप्यूटर, नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, शारीरिक शिक्षा, खेल और कला की क्लास बगैर किताबों की लगाई जाए। स्कूल में हफ्ते में 1 दिन बैग विहीन, यानी कि स्कूल में बैग ना लेकर जाने की तैयारी, जिसे बैग विहीन दिवस के तौर पर निर्धारित किया जाए। और नो बैग डे, बच्चों के स्कूल बैग का वजन निर्धारित, ये सारी जो कवायद है ये निश्चित रूप से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर है और इसकी जांच जिला शिक्षा अधिकारी हर 3 महीने के अंदर करते रहें, इसके लिए भी निर्देश जारी किए जाएंगे। तो नो बैग डे और लाइट वेट बैग, ये जो प्रावधान है, ये जो प्रयास है, ये निश्चित रूप से बच्चों के बेहतर भविष्य, उनके शारीरिक विकास के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सीधे करेंगे, संवाददाता वासु चौरी जुड़ गए हैं। वासु, और ये बहुत अच्छी पहल है जहां पर अब स्कूल में बच्चों के बैग का वजन कम किया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश सहित देश भर में लगातार इस बात को लेकर चर्चा होती हुई आई है कि बच्चों का स्कूल बैग का वजन कैसे घटाएं और कैसे उन्हें स्किल डेवलपमेंट से एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जोड़ा जाए। और इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है, क्योंकि कई बार ये बातें सामने आई हैं कि भारी बस्ते के वजन के चलते बच्चों को कई सारी दिक्कतें हुई, कई सारी शारीरिक समस्याएं हुई, मानसिक समस्याएं हुई। कई बार बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं जो मेन कोर्स के सब्जेक्ट रहते हैं वो तो है ही, उसके अलावा जो एडिशनल सब्जेक्ट रहते हैं, जो मोरल वैल्यूज़ के सब्जेक्ट रहते हैं, उनकी जो किताबें रहती हैं, उनकी जो बुक्स रहती हैं, कॉपीज़ रहती हैं, या अलग अलग तरीके के जो सामान रहते हैं, उसके चलते बस्ते का वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसे सहन कर पाना बच्चों के लिए अमूमन कई बार जो है वो बड़ा मुसीबत भरा हो जाता है। जैसे जैसे समय के साथ परिवर्तन आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल भी पढ़ाई के लिए, स्टडीज़ के लिए किया जा रहा है। और कोविड के बाद से आशीष लगातार ये दौर और भी ज़्यादा तेज़ी से बदला है। ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हम शिफ्ट हुए हैं
हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पेपर बुक्स हैं उनका इस्तेमाल कम हो सके, जो महत्वपूर्ण किताबें हैं वही बच्चे स्कूल लेकर आए ताकि उनके कंधों पर ज़्यादा वजन भी ना पड़े और वो बेहतर परफॉर्मेंस अपनी एजुकेशन में कर सकें, अपने एकेडमिक्स में कर सकें। इसके मद्देनज़र ये पूरा निर्णय लिया गया है और सभी स्कूलों का इसको पालन करना होगा। इसके लिए बाकायदा हर स्कूल में जो दिशा निर्देश हैं वो नोटिस बोर्ड पे चस्पा किए जाएंगे। पेरेंट्स को इस बात को बताया जाएगा कि ज़बरदस्ती आप लोग भी बहुत सारी किताबें, बहुत सारी बुक्स ना भेजें, क्योंकि कई बार पेरेंट्स भी बच्चों के बैग में बहुत सारी चीजें रख देते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य की चिंता में अभिभावक वसु ऐसे कदम उठाते हैं, लेकिन उन्हें भी ये समझना होगा कि ज्यादा वजन लाद देने से बच्चे के मन पर एक पराधीनता का भाव पड़ता है और उस भाव से न सिर्फ बच्चों को बचाना है बल्कि उन्हें एक फ्री फील्ड देना है, खुला विचार उनके मन में आए जो इस भारी वजनी बैग से उन्हें बचाए। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, और चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। आज रायपुर निगम का बजट आने वाला है। महापौर एजाज ढेबर पेश करेंगे बजट और करीब 1800 करोड़ का ये बजट होगा और इसकी तैयारी हो चुकी है। राजधानी वासियों को कई बड़ी सौगात मिल सकती हैं, जिसमें पर्यावरण, अंडरग्राउंड सीवरेज और ऐसी ही कई महत्वपूर्ण सुविधाओं पर, विकास कार्यों पर फोकस रहेगा नगर निगम का। महापौर एजाज ढेबर आज इसका बजट पेश करेंगे। और रायपुर नगर निगम के बजट में आज किन योजनाओं पर फोकस हो सकता है, शहरवासियों को क्या सौगात मिल सकती है, पहले ये समझिए। बिल्कुल, महापौर एजाज ढेबर कई योजनाएं लेकर आ सकते हैं, जिसमें अंडरग्राउंड सीवरेज, पर्यावरण की हरियाली के लिए योजना, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जा सकते हैं और इसके अलावा आम लोगों के लिए स्मार्ट हेल्थ प्रोजेक्ट्स, शुद्ध पानी के लिए प्रोजेक्ट, तालाब संरक्षित करने के लिए कई योजनाएं लाई जा सकती हैं। साथ ही पिछले कई महीनों से राजधानी में आवारा कुत्तों का आतंक रहा है। ऐसे में आवारा कुत्तों से छुटकारे के लिए योजनाएं आ सकती हैं, कुछ मेगा प्लान्स आ सकते हैं। साथ ही मच्छरों से निजात दिलाने के लिए भी योजनाएं आ सकती हैं। और इसके अलावा बात करेंगे नगर निगम के बजट में जो प्रावधान किए जा रहे हैं उससे क्या लाभ शहरवासियों को मिल सकता है, क्या योजनाएं लाई जाएंगी, इस पर आज डिटेल में आगे हम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस पूरे योजना के माध्यम से न सिर्फ लोगों को इसका लाभ मिले इसका प्रयास होगा, बल्कि रायपुर का विकास तेजी से हो सके इसके लिए भी प्रयास इस बजट में किया जाएगा। एजाज ढेबर जो कि महापौर हैं बजट पेश करेंगे और करीब 1800 करोड़ का ये बजट पेश करने की तैयारी है। और बात करेंगे युगल तिवारी, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज के बजट में क्या कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं, क्या औपचारिकताएं रहेंगी आज बजट पेश करने के दौरान। जी युगल। देखिए आशीष, आज शहर सरकार के खास करके एजाज ढेबर महापौर के कार्यकाल का ये आखिरी बजट है और आज इस बजट में लगभग 1800 करोड़ से अधिक का ये बजट होगा। तो ये तमाम जो शहर सरकार जो विकास को लेकर के एक जो खाका तैयार की है उस पे चर्चा होगी। साथ ही साथ बजट में प्रावधान किया जाएगा 100 सिटी बस जो चलाने की कवायद है वो भी करेंगी। इससे पहले भी योजना बनी थी सिटी बस को लेकर के। इसके अलावा पानी की काफ़ी समस्याएं होती हैं, उसको लेकर के विकास होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी रायपुर की सड़कों को लेकर के जो योजना है बनाई जा सकती है। यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में एक योजना बनाई जा रही है जिसमें जो एक प्रावधान रखा जाएगा शहर के चौड़ीकरण के साथ साथ सड़कों को सुव्यवस्थित करने की जो योजना है वो लाई जाएगी। साथ ही साथ सभी वर्गों को लेकर के भी जो ये खाका है वो तैयार किया जाएगा। खास बात यह है कि अभी MIC की एक बैठक जब हुई थी उसमें 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे शहर सरकार द्वारा, जिसमें चक्रवृद्धि जो ब्याज है उसको माफ किया गया था और इसके साथ साथ जो है शहरों को मच्छर से मुक्त कराने के, मवेशियों से, आवारा मवेशियों से मुक्त कराने की योजना बनाई थी। इनके लिए अलग अलग अब बजट में प्रावधान रखा जाएगा, उसका भी इसमें समावेश है वो हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि शहरों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ विकास को लेकर के भी खाका तैयार किया जाएगा। हालांकि
इस बार जो विपक्ष है, जो बीजेपी है, उन्होंने कोई सुझाव बजट को लेकर के नहीं दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछली बजट में उनसे सुझाव मांगे गए थे, लेकिन 2 सुझाव को माना भी गया था, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। यही वजह है कि विपक्ष इस बार कोई सुझाव नहीं दिया है। तो हो सकता है जब निगम की बजट हो तो हंगामेदार बजट हो और इसमें हंगामा विपक्ष है वो मचा सकते हैं। जी आशीष, बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बात निगम के द्वारा मांगे उस सुझाव की। दरअसल महापौर ने विपक्ष से बजट को लेकर सुझाव मांगा और लेकिन विपक्षी दलों ने बजट पर सुझाव दिया नहीं और इधर नेता प्रतिपक्ष ने महापौर पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जहां सुझाव पर अमल नहीं होता वहां सुझाव देने का कोई लाभ नहीं। महापौर के द्वारा एक प्रपत्र आता है जिसमें बजट के लिए सुझाव विपक्षी पार्षदों से मांगा जाता है। इस बार भी वो प्रपत्र माननीय महापौर जी के द्वारा आया, मगर पिछले बार माननीय महापौर जी ने सुझाव मांगा था। मैंने स्वयं अपना ही मैं बता रही हूँ, मैंने स्वयं सुझाव प्रेषित किया था और 10 बिंदु के सुझाव में 2 सुझावों को उन्होंने अपने बजट में उनको अंगीकृत भी किया था, मगर उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो फिर ऐसा सुझाव देने से क्या मतलब है, हम अपनी एनर्जी काहे वेस्ट करेंगे। इसके अलावा माननीय महापौर जी जो स्वयं जो चाहते हैं, जो स्वयं अपने बजट अभिभाषण में जो स्वयं वादा करते हैं, वो उतने कोई नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों की बातों का क्या वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए इस बार हमने कोई सुझाव नहीं दिया है। हम आपके माध्यम से माननीय महापौर जी से आग्रह करते हैं कि वो वही बातें बोले बजट में जो वो पूरा कर सके। और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज 60वां जन्मदिन है। सीएम बनने के बाद आज सीएम के रूप में उनका ये पहला जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर प्रदेश भर से सीएम विष्णुदेव साय को बधाई संदेश मिल रहे हैं और सीएम विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर में भी सीएम का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीएम को बधाई देने बगिया स्थित सीएम आवास में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला जन्मदिन है और पूरे प्रदेश भर से बधाइयों का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय। तो हम उनसे बात करते हैं कि आज उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला जन्मदिन है, किस तरीके से आप लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद। और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि साय जी का भी फ़ोन आया था और जिस तरीके से हम लोग का हर बर्थडे होता है, हर जन्मदिन होता है, जिसमें खुशी और उल्लास तो समाहित रहता ही है। हाँ, इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला है और बहुत जद्दोजहद करने के बाद में हम लोग को समय मिला है कि वो आए। और जैसे सत्यनारायण कथा से शुरू होता है तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे पिछले समय होता रहा है। और भीड़ की उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि अब मुख्यमंत्री हैं, तो इस तरीके से भीड़ की उम्मीद ज़्यादा है और हम लोग 5000 का टारगेट लेके चल रहे हैं और उसी तरीके से व्यवस्था भी कर रहे हैं, बिना ज़्यादा शोरगुल के शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। शादी के बाद आपका जो पहला जन्मदिन था मुख्यमंत्री जी के साथ में, तो किस तरीके से मनाए थे? उस वक्त तो एक आम आदमी थे वो और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो पहले बर्थडे के बारे में कुछ बताइए। पहले भी वो आम आदमी नहीं थे और अब भी आम नहीं हैं, वो खास पैदा ही हुए हैं और खास ही रहेंगे। और उस समय ये था कि जन्मदिन मनाया नहीं जाता था, बस बधाइयाँ लेना देना होता था, क्योंकि उस समय जिस तरीके से वो एकल ही नेता ऐसे थे जो जनता को समय देते थे। तो मुझे लगता है कि उस टाइम हम लोग सिर्फ मुंह मीठा करके ही बधाई देना लेना किए थे और इस तरीके से सिर्फ बच्चों का ही मनाया जाता था, बड़ों का नहीं। आज उनका बर्थडे है, आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी तरफ से साई जी के लिए साई जी के लिए यही संदेश रहेगा कि ईश्वर उनको इसी तरह उनका मनोबल बढ़ाए रखे, उनको दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे और जो उनकी मानसिकता है अभी है जो मजबूत है उसी तरह उनको भगवान उनको बनाए रखे और इसी तरीके से वो जन सेवा करते रहें जब तक शरीर में सांस है, मस्त रहें। धन्यवाद। तो ये थी कौशल्या साय जी। विष्णुदेव साय जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका 60वां जन्मदिन है और उनके गृहग्राम जशपुर स्थित गृहग्राम बगिया में भी यहाँ पर जोर शोर से जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरे जिले भर से लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मुख्यमंत्री बनने से पहले भी सालों से यहाँ पर जो है उनका जन्मदिन आध्यात्मिक तरीके से मनाया जाता रहा है। पूजा पाठ होता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएँ देने पहुँचते हैं और आज भी वही दौर चल रहा है।
पूजा पाठ का दौर चल रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग सीएम को बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़, जशपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छिंदवाड़ा और बालाघाट दौरे पर डॉक्टर मोहन यादव आज रहने वाले हैं, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और कई स्थानीय कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है। कई जिलों को बड़ी सौगात यहां से दी जा सकती है, विकास कार्यों की सौगात वो दे सकते हैं। बालाघाट में 761 करोड़ के विकास कार्यों की वो सौगात देंगे, जिसकी पूर्व सूचना मिली है। और आज छिंदवाड़ा और बालाघाट के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। विकास कार्यों की सौगात की लगाएंगे झड़ी। खजुराहो में डांस फेस्टिवल का शुभारंभ हो चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नगाड़ा बजाकर इसकी शुरुआत की। बिल्कुल, पहले दिन 1800 से ज्यादा कलाकारों ने एक साथ कथक नृत्य की एक साथ प्रस्तुति देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कार्यक्रम का आयोजन 26 फरवरी तक होगा और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की कुछ झलक आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। खजुराहो सांस्कृतिक धरोहर से भरा हुआ और वहां पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इसके पहले शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगाड़ा बजाकर की। और अब सर्दी के मौसम में बरसात की तस्वीर देखिए। वो बरसात जो आई तो किसानों के अरमानों पर पानी फेर दी। और तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जालौन की हैं, जहां इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर ही जलमग्न हो गया। घनघोर बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे इस साल फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। तस्वीरें ये तस्दीक करने के लिए काफी हैं कि ये बारिश कैसी पड़ी। और ओले देखिए कैसे तनादन गिर रहे हैं और इन ओलावृष्टि की वजह से फसलों को भी नुकसान हो रहा है। और देखिए आशीष, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो जानवर होते हैं रोड में घूमने वाले, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बर्फबारी की तस्वीर, जो आपको रोमांचित कर देगी। और इन दिनों मैदानी इलाकों में सर्दी है तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां पुंछ में इतनी बर्फबारी हुई कि पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। तो वहीं रामवन खाड़ी में भी बर्फबारी हुई है। कश्मीर घाटी में हुई बर्फबारी में सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और इतना हैवी स्नोफॉल इस बार हो रहा है। पुंछ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों में बर्फ की वादियां देखने के लिए सैलानियों की भीड़ जुटती है। अगर इसी बर्फ पर खेल का मजा भी देखने को मिले तो सोने पर सुहागा वाली कहावत सटीक बैठती है। उत्तराखंड के औली में नेशनल स्कीइंग गेम्स का इंतजार हो रहा है। तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। सैलानी भी अब खेल का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वर्ल्ड फेम टूरिज्म सेंटर औली में बर्फबारी का दौर जारी है। सैलानियों की भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का इंतजार कर रहे खिलाड़ियों की बर्फ पर प्रैक्टिस भी जारी है। गढ़वाल मंडल विकास की ओर से स्कीइंग के कोर्स कराए जा रहे हैं। खिलाड़ी बर्फ के स्लोप पर पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं खिलाड़ियों के साथ में पर्यटक भी स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। पर्यटकों की माने तो बर्फबारी कम हो रही है, लेकिन नेशनल गेम से पहले बर्फबारी गिर सकती है। मैंने यहाँ पे 14 दिन का कोर्स एनरोल किया हुआ है जी। अभी मेरे तीन दिन और बाकी है, तो लगभग आप मान लीजिए 11 दिन हो गए। तो क्या सपना था सर स्कीइंग के लेकर, क्यों ये सपना तो नहीं, ये मतलब मैं 8 साल पहले भी एक बार आया था जी। तो मुझको 2-3 और नए स्किल सीखने थे, पैरेलल टर्न और
थोड़े बहुत और जो नए स्किल जो 14 दिन के कोर्स में सिखाए जाते हैं, जो 7 दिन के कोर्स में कवर नहीं हो पाते, तो वही सीखने के लिए आया था। तो अभी देखते हैं, अगले साल भी आएंगे। इस साल तो लक अच्छा था कि जब मेरा कोर्स एनरोल हुआ उसी समय बर्फ़ भी गिरी। मैं देहरादून से हूँ और मैं विंटर स्पोर्ट्स के स्की की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, जो कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, लॉजिंग से लेके स्की सिखाने तक का। और यहाँ का जो सुंदरता है नंदा देवी पीक की और जो हिमालयस की है, इसको देख के और यहाँ पे स्की करके बहुत ही अच्छा आनंद आ जाता है। बाकी यहाँ पे हमारे गाइड सर है गढ़वाल मंडल विकास निगम से, इनके द्वारा बहुत अच्छे से ट्रेनिंग प्राप्त हो रही है हमें। फिलहाल गर्मी बढ़ते ही औली में बर्फ भी पिघल रही है। मार्च में औली में नेशनल खेलों का आयोजन होना है, लेकिन अगर बर्फ पिघलती रही तो एक बार फिर से नेशनल खेलों के आयोजन के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस बार अच्छी खबर ये है कि पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। 4 दिन बर्फबारी का पूर्वानुमान भी जारी हुआ है। ऐसे में उम्मीद है कि औली में फिर से जमकर बर्फबारी होगी और नेशनल खेलों का आयोजन भी होगा। औली में नेशनल खेलों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड के साथ साथ कई प्रांतों की टीम शामिल होती है। ऐसे में पर्यटन विभाग की तैयारी भी पूरी है। अभी तो जो प्लेयर्स हैं, अभी तो वो खेलो इंडिया में जा रहे हैं सारे के सारे। उनकी खेलो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी है, क्योंकि उस समय काफ़ी स्नो थी, तो वो लोग लिफ्ट भी यूज़ कर रहे थे यहाँ पे, और स्नो पूरी नीचे चेयर लिफ्ट तक थी, तो इंटरनेशनल जो स्लोप है उससे भी उन लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की है। JNK, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बहुत सारी टीमें आती हैं, अलग अलग स्टेट, महाराष्ट्र, बिहार, अब विभिन्न प्रांतों से खिलाड़ी आने लगे हैं स्कीइंग के लिए, यहाँ पे आते हैं नेशनल। औली में नेशनल खेलों की तैयारी पूरी है, बस हर किसी को बर्फबारी का इंतजार है। और अगर बर्फबारी हुई तो औली में एक हफ्ते तक बर्फ पर रफ्तार का रोमांच दिखाई देगा। अगर आप भी बर्फ पर रफ्तार के शौकीन हैं, तो चले आइए उत्तराखंड के औली में, जहां बर्फ की सफेद चादर से पूरी वादियां गुलजार है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द लौटते हैं।